तो हेलो एंड नमस्कार सभी को, कैसे हो आप लोग। तो मेकर्स में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9 एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज़ हम चला रहे हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन की बात करेंगे। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को समझने से पहले हम इस चैप्टर की ओवरव्यू को समझेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में समझा था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी रूलर्स होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं कुछ भी करने के लिए। ठीक है। मतलब फ्रीली वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्टेन बेसिक रूल्स बनी रहती है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और वो जो रूल है वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स और गवर्नमेंट सभी लोग फॉलो करते हैं। और ये जो सभी रूल्स है, इन सभी रूल्स को क्या बोला जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री भी मानते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताती है, हर एक सिटीजन्स के राइट को प्रोवाइड करती है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पावर को शो करती है, गवर्नमेंट के पावर को प्रोवाइड करती है कि क्या क्या गवर्नमेंट के पास पावर रहनी चाहिए, वो भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बताती है। और गवर्नमेंट किस तरीके से काम करना चाहिए या किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए गवर्नमेंट, वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताती है। इस चैप्टर में हम कुछ कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी से समझेंगे। तो क्या क्या बेसिक्स क्वेश्चन है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, कौन उन्हें डिज़ाइन किया और किस वे में किया है, क्या क्या वैल्यूज़ उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई है कि वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है और एक्सेप्ट हो जाता है, तो बनने और एक्सेप्ट हो जाने के बाद भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हम चेंजिंग कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। एक रीसेंट इंस्टेंस दिखाया गया है, एक रिसेंटली बताया गया है कि रिसेंटली साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बना था और वो साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक स्टेट रिप्रेजेंट कर दिया गया था। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अराउंड 1994 में बना था। तो इस चैप्टर को हम इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो साउथ अफ्रीका में क्या क्या चीज़ें हुई जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, जिसको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। देन हम लोग ये समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना, इसमें क्या क्या फाउंडेशनल वैल्यूज डाली गई, इसमें वो किस तरीके से एक गुड फ्रेमवर्क बनाया गया ताकि वो हर एक सिटीजन्स के लाइफ और गवर्नमेंट को इम्प्रूव करते रहे। पार्ट 2.1 से स्टार्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे एक पिक्चर है जो कि है नेल्सन मंडेला का। तो ये यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। तो मैंने वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है और ब्लैक ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। तो ये जो वाइट डोमिनेशन है, डोमिनेशन का मतलब होता है कि शासन करना। ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में किस चीज़ का शासन चल रहा था, किसका शासन चल रहा था, तो वाइट डोमिनेशन वाले लोगों का शासन चल रहा था। किन पे चल रहा था, तो ब्लैक पीपल पे चल रहा था। ठीक है। पर ये नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि वाइट डोमिनेशन के खिलाफ भी मैं हूँ, और जो ब्लैक डोमिनेशन, अगर मान लो ब्लैक डोमिनेशन कभी पावर में आ जाती है, ब्लैक डोमिनेशन के भी खिलाफ मैं हूँ। ठीक है। आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ ए डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी। ये एक ऐसे सोसाइटी को बिलीव करते हैं जहाँ पे, एक फ्री सोसाइटी को बिलीव करते हैं या आइडियल मानते हैं, जहाँ पे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही पीसफुली सब लोग रह रहे हैं मिलजुल के शांति से, और सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। तो ये एक ऐसा आइडियल है जिसमें रहने के लिए और जिसको अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं, होप करते हैं। और ये बोलते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस आइडियल को अचीव करने के लिए मैं अपने जान भी देने को तैयार हूँ। आई एम प्रिपेयर टू डाई। ठीक है। तो ये किनका कहना था, ये नेल्सन मंडेला का कहना था। तो दिस वाज नेल्सन मंडेला। इन्हें क्या हुई थी, इन्हें ट्रेजन मिला था। ट्रेजन मतलब एक सज़ा है, जिसमें एक सज़ा सुनाई जाती है, जिसमें अगर आप सरकार के खिलाफ अगर आवाज़ उठाते हो तो इसमें ट्रेजन की सज़ा सुनाई जाती है। जिसमें सज़ा किनके द्वारा मिली थी, तो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा नेल्सन मंडेला को मिला था। तो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट कौन थे, जो वाइट डोमिनेटिंग पीपल जो थे, वाइट डोमिनेटिंग पीपल के जो भी गवर्नमेंट थे, वो वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थे उस टाइम। तो नेल्सन मंडेला को और उनके साथ साथ 7 अदर लीडर्स को भी सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला था 1964 में। ठीक है। और ये क्यों मिला था, क्योंकि वो लोग कंट्री में अपार्थेड सिस्टम के खिलाफ वो लोगों ने क्या उठाया था,
आवाज़ उठाया था, ठीक है? तो अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है? अपार्थाइड सिस्टम बेसिकली व्हाइट पीपल एंड ब्लैक पीपल को कलर के बेसिस पे डिवाइड करने का जो नीति होता है, या रंग भेद नीति जो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? अपार्थाइड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? तो इस अपार्थाइड सिस्टम में क्या होता है कि व्हाइट पीपल को जो फैसिलिटीज़ है और ब्लैक पीपल को जो फैसिलिटीज़ है वो अलग-अलग प्रोवाइड होती थी। इनको जो पब्लिक पब्लिक फैसिलिटीज़ जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स हो गया, ट्रेन्स हो गया, बसेस हो गया, टैक्सीज़ हो गया, तो दोनों के बीच में अलग-अलग सेपरेटेड था। ये नहीं कि दोनों कोई एक ही ट्रेन या एक ही बस में दोनों दोनों टाइप के लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो चीज़ नहीं था वहाँ पे। ठीक है? तो ये अपार्थाइड सिस्टम के कारण ये चीज़ हुआ था फॉलो अप कंट्री में। तो इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण उन्हें 28 साल तक साउथ अफ्रीका के सबसे ड्रेडेड प्रिज़न में रखा गया था, जिसका नाम था रॉबिन आइलैंड। ठीक है? तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड दिया हुआ है। ये एक साइन बोर्ड में अपार्थाइड एरा के बारे में बताया जा रहा है, जो ये 19। तो इस साइन बोर्ड को पढ़ते हैं। तो इस साइन बोर्ड में एक डेंजर का साइन दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि नेटिव्स इंडियंस एंड कलर्स, जितने भी वहाँ के नेटिव पीपल है, जो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे, वो वहाँ के जो नेटिव पीपल है, और जितने भी वहाँ के इंडियन लोग जो इंडिया से माइग्रेट होके साउथ अफ्रीका गए थे वो लोग, और जितने भी कलर्ड मिक्स्ड रेसेस वाले जो लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए क्या एक डेंजर का साइन है कि इफ़ यू एंटर दिस प्रेमाइसेस एट नाइट, अगर आप रात को इस प्रेमाइसेस में अगर आप घुस जाओगे, तो आपको क्या होगा, आपको मिसिंग करार दे दिया जाएगा कि आप मिस्ड हो गए हो। और आपको क्या करेंगे, जितने भी वहाँ पे आर्म्ड गार्ड्स हैं, वो वहाँ पे शूट ऑन साइट कर देंगे, मतलब उसी साइट में आपको गोली मार के ख़त्म कर देंगे। और जो वहाँ पे सेविज डॉग्स हैं, वहाँ के जितने भी डॉग्स हैं, वो आपको खा जाएँगे। तो ये एक वार्निंग साइन दिया हुआ था, यू हैव बीन वार्न्ड करके। ये किनके लिए था? ये वहाँ के नेटिव्स के लिए, इंडियंस के लिए और कलर्ड पीपल के लिए। अब समझते हैं कि स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड क्या था। अपार्थाइड वाज़ द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था, जो एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को डिटरमाइन करता था। ये साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम था। ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को किसने इम्पोज़ किया था साउथ अफ्रीका में? तो व्हाइट यूरोपियंस ने इम्पोज़ किया था साउथ अफ्रीका में, ठीक है? तो ये हुआ था, इस चीज़ का स्टार्ट कैसे हुआ था? जब 17th और 18th सेंचुरी के टाइम जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज़ जो यूरोप से आ रही थी, वो अपने साथ आर्म्स एंड फोर्सेस को लेके आ रही थी। और जिस तरीके से उन्होंने इंडिया में ऑक्यूपाई किया था, तो वही आर्म्स एंड फोर्स के ज़रिए उन्होंने क्या किया था, साउथ अफ्रीका को भी ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट्स हैड सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका। तो इंडिया ही की तरह साउथ अफ्रीका में भी ये लोग क्या हो गए, सेटल्ड हो गए, और वहाँ के लोकल रूलर्स बन गए, जिस तरीके से इंडिया में ये लोगों ने अपनाया था। तो द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। ये जो अपार्थाइड सिस्टम था, इसने लोगों को किस तरीके से डिवाइड किया था, तो उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिवाइड किया था, ठीक है? तो वाइट यूरोपियंस, जो वाइट पीपल थे, उनके स्किन कलर, और ब्लैक पीपल के स्किन कलर, जो साउथ अफ्रीका के पीपल थे, उनको उनके स्किन कलर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया था। और जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, जो कि थे ब्लैक इन कलर में, वो टोटल पॉपुलेशंस के 3/4 थे। मतलब टोटल पॉपुलेशन जितना था उसके 3/4 जो था वो साउथ अफ्रीका के नेटिव्स पीपल का था। जो साउथ अफ्रीका में जो नेटिव लोग रह रहे थे, उनका था, ठीक है? तो उन ये जो पॉपुलेशन था 3/4 का, उनको ब्लैक्स बोला जाता था। तो इन सभी ग्रुप्स को छोड़ के और भी कुछ ग्रुप्स थे, जैसे कि एक मिक्स्ड रेसेस का ग्रुप था, उनको कलर्ड नाम दिया जाता था। और भी लोग थे, जो लोग इंडिया से माइग्रेट होके साउथ अफ्रीका में गए हुए थे। उन सभी लोगों को, मतलब वहाँ पे क्या किया जाता था, मतलब डोमिनेट किया जाता था, उनको इन्फीरियर माना जाता था। तो the white rulers treated all non-white as inferiors. The non-white did not have voting right. तो उनको inferior माना जाता था, और non-white people के पास voting rights भी नहीं थी, ठीक है? voting rights मिलती तो ये अपना गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते थे by giving their votes। इसीलिए इनको voting rights नहीं मिली, ताकि ये अपना गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सके। तो द अपार्टेड सिस्टम जो था, ये पर्टिकुलरली ऑपरेसिव था ब्लैक पीपल के लिए, और दे वे आर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। तो अपार्टेड सिस्टम एक ऑपरेसिव सिस्टम था ब्लैक्स पीपल के लिए, एज वेल एज मिक्सड रेसेस एंड इंडियन पीपल। तो इन लोगों को फॉरबिड किया जाता था वाइट एरियाज में रहने के लिए, मतलब वाइट एरिया में इनको रहने का परमिशन नहीं था, और ये वाइट एरियाज में जाके वर्क भी नहीं कर सकते थे, काम भी नहीं कर सकते थे,
तब तक नहीं कर सकते थे जब तक इनको कोई परमिशन नहीं मिल जाता है। और क्या था कि जितनी भी ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वेयर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट एंड ब्लैक्स। तो इन सभी फैसिलिटीज़ को दोनों ग्रुप्स के बीच में क्या कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है, तो वाइट के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ है, मतलब ये सब फैसिलिटीज़ अलग तरीके से प्रोवाइड हो रही है, और ब्लैक पीपल के लिए ये सब फैसिलिटीज़ अलग तरीके से प्रोवाइड हो रही है। तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब कि किसी चीज़ को अलग अलग करके रखना, अलग अलग करके दिखाना। तो दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस, इनको जहाँ पे ये पूजा करते थे चर्च में, उनको वहाँ पे भी विजिट करने नहीं दिया जाता था। सिर्फ वाइट पीपल को ही अलाउ था वहाँ पे वर्शिप करना। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, ब्लैक्स पीपल एसोसिएशन या ग्रुप भी फॉर्म नहीं कर सकते थे, वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट जो कि था अपार्थेड सिस्टम। ठीक है, तो सिंस 1950 जो भी ब्लैक पीपल थे, कलर्ड पीपल थे और इंडियन थे, वो फाइट करने लगे अगेंस्ट द अपार्थेड सिस्टम। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक। प्रोटेस्ट हुआ, मार्च हुआ, स्ट्राइक हुआ, ये सब सारा कुछ फॉलो अप हुआ। किसके अगेंस्ट, तो अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट हुआ। जैसे कि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मूवमेंट लीड किया था फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसी तरीके से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ था। और ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह था जो कि स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन के लिए ये क्या कर रहा था, फाइट कर रहा था। ठीक है, जो ये सेग्रीगेशन पॉलिसीज ऑफ ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में जो हो रहा था, उसके लिए कौन आवाज़ उठा रहा था, तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस आवाज़ उठा रही थी। दिस इंक्लूडेड मेनी वर्कर्स। तो इस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में कौन कौन थे, तो जितने भी वर्कर्स हो गए वो थे, फिर यूनियंस थे, वर्कर्स भी थे, उनके यूनियंस भी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो सेंसिटिव वाइट्स पीपल थे। सेंसिटिव वाइट्स बोला जाए तो वाइट्स पीपल में सभी लोग खराब नहीं थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको ये अपार्थेड सिस्टम, जिनको ये सेग्रीगेशन वाला सिस्टम, ये जो टेरिबल ट्रीटमेंट वाला जो सिस्टम था, ये अच्छा नहीं, पसंद नहीं आ रहा था। तो कुछ कुछ सेंसिटिव वाइट पीपल भी थे। ठीक है, तो ये इन सभी लोगों ने मिल के ये ऑर्गेनाइजेशन, या बोल सकते हैं ये पार्टी फॉर्म की थी, जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह चल रही थी, टू स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो बहुत सारी कंट्री ने डिनाउंस किया कि अपार्थेड जो है एक अनजस्ट सिस्टम है, एक रेसिस्ट सिस्टम है, और फिर भी वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में नहीं आई, और वो कंटिन्यू करते गए इस रूल को, फॉर द डिटेनिंग, टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। फिर है टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड हैड इंक्रीज, जैसे ही प्रोटेस्ट और स्ट्रगल बढ़ने लगी अपार्थेड अपार्थेड सिस्टम के अगेंस्ट, तो क्या होने लगा, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया, वहाँ के जो वाइट डोमिनेटिंग गवर्नमेंट थे, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो ब्लैक पीपल को जो हम लोग रिप्रेस करके, जो ये लोग को ऑपरेस्ट करके रख रहे हैं, इन लोग के प्रति जो टेरिबल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ को अब ज़्यादा दिन तक हम नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो वाइट रिजाइम ने क्या किया, वाइट डोमिनेटिंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना स्टार्ट किया। जो भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, जैसे कि अपार्थेड सिस्टम, उसको ख़त्म किया गया। जितने भी बैन लगे थे पॉलिटिकल पार्टीज़ में, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ मतलब जो ऑपोजिशन पार्टीज़ जो थी, उन पे जो भी बैन लगा हुआ था, और जितने भी रिस्ट्रिक्शन लगे थे मीडिया के ऊपर, उन सभी रिस्ट्रिक्शन को वहाँ से अपलिफ्ट किया गया। और फिर 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को इम्प्रिजनमेंट वाली जो सज़ा थी, उनसे रिहा किया गया और उन्हें फ्री किया गया। ठीक है, so finally at the midnight of 26 April 1994, the national national flag of Republic of South Africa was unfurled, marking the newly born democracy in the world. तो 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ, ये जो साउथ अफ्रीका का जो नेशनल फ्लैग था, जो रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को डिनोट करता था, वो चीज़ शो हुआ। और ये जो है ये क्या दिखाता था, क्या शो करता था, तो इट शोज़ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका एज न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अपार्थेड गवर्नमेंट जो था, अब वो एंड की कगार पे पहुंच गया था। और इस चीज़ से किसको रास्ता मिला था, तो एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट को रास्ता मिला था कि वो एक अपना गवर्नमेंट फॉर्म करे जो कि मल्टी रेशियल गवर्नमेंट हो।
ठीक है, मल्टी रेशियल मतलब वाइट एंड ब्लैक पीपल जितने भी है सब मिल के वो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक नेल्सन मंडेला जी की स्पीच है यहाँ पे। वो बोल रहे कि हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थेड टू डेमोक्रेसी। तो हिस्टोरिकल एनिमीज जितने भी थे, जो भी पास्ट में जो सेग्रीगेशन वाली चीज़ें, अपार्थेड सिस्टम वाली चीज़ें जो कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किया है कि पीसफुल ट्रांजिशन की ओर नेगोशिएट किया है और अपार्थेड सिस्टम को हटा के डेमोक्रेसी की ओर उन्होंने रास्ता अपनाया है। और ये क्यों हुआ है? बिकॉज वी वी आर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर गुडनेस इन द अदर। तो हम लोग दूसरे लोगों की गुडनेस को समझने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। ये कैपेसिटी सभी सिटीजन्स के अंदर आ चुकी है। तो इस कारण से ये जो अपार्थेड सिस्टम है ये हटा है और हमारा जो कंट्री है ये डेमोक्रेसी सिस्टम की ओर जा रहा है। तो माई विश इज डैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ इन गुडनेस। इनका विश साउथ अफ्रीकन पीपल की ओर है कि वो बोल रहे हैं कि मेरा जो बिलीफ है सबके गुडनेस की ओर है, कि सबके अंदर कुछ ना कुछ गुडनेस है। तो डैट दे चेरिश डैट फेथ इन ह्यूमन बींग्स इज द कॉर्नर स्टोर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो ये बोल रहे कि जो हमारा जो डेमोक्रेसी है उसका जो कॉर्नर स्टोन है, वो मेन कॉर्नर स्टोन क्या रहना चाहिए? तो फेथ इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। फिर क्या है कि आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, जैसे ही न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका बनता है, ब्लैक लीडर्स जो थे वो जितने भी ब्लैक पीपल है या साउथ अफ्रीका के जितने भी नेटिव पीपल है उनको क्या बोलते हैं कि भाई आप क्या करो, जितने भी वाइट पीपल थे उनको आप क्या कर दो, उनको आप फॉरगिव कर दो। ठीक है, उनको आप माफ़ कर दो। ठीक है। क्यों माफ़ कर दो? क्योंकि ब्लैक नेटिव पीपल, ब्लैक पीपल प्लस वाइट पीपल दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में मिल जुल के एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टी रेशियल गवर्नमेंट कब फॉर्म होगा? जब वहाँ के ब्लैक पीपल और नेटिव पीपल और वहाँ के वाइट पीपल दोनों आपस में मिलजुल के रहेंगे, तभी ये चीज़ फॉर्म हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ के लीडर्स अपील कर रहे थे, सभी ब्लैक पीपल या सभी वहाँ के जो इंडियन पीपल भी थे, जो माइग्रेटेड पीपल थे, कलर्ड पीपल थे, सबके साथ वो ये चीज़ अपील कर रहे हैं। दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका। एक न्यू साउथ अफ्रीका बनाया जाए जो किस चीज़ पे बेस करे, जिसका बेस हो इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन। सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस की इक्वालिटी हो, ह्यूमन राइट्स की इक्वालिटी हो। तो ये सभी जितने भी चीज़ें हैं, ये सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड होनी चाहिए। द पार्टी डेट रूल्ड थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग्स एंड द पार्टी डेट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर। तो वैसी पार्टी जो ब्रूटल किलिंग्स कर रही थी, ठीक है, और वैसी पार्टी जो फ्रीडम फ्रीडम मूवमेंट की ओर अपना रास्ता चुन चुकी थी। तो ये दोनों पार्टी मिल के क्या किए थे? ये दोनों पार्टीज आपस में बैठ के इस कंट्री का कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों पार्टीज ने मिलके बनाया था। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, 2 साल के डिस्कशन और डिबेट के बाद वो एक फाइनली एक रिजल्ट पे पहुंचे। उन्होंने एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ठीक है, साउथ अफ्रीका के लिए। सो दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है? तो हर एक सिटीजन के एक्सटेंसिव राइट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, जितने भी कंट्री में जितने भी राइट्स सबको प्रोवाइड हो रही है, तो उन सभी राइट्स को ध्यान में रखते हुए हर एक सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड किया गया, साउथ अफ्रीका के सिटीजन्स को। और टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन सर्च फॉर ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अगर किसी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन अगर ढूंढ रहे हैं, तो टुगेदर ये लोग इकट्ठे बैठ के ढूंढ सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। नो बडी शुड बी एक्सक्लूडेड। और ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में किसी भी लोग को, मतलब जो वाइट और ब्लैक पीपल में से किसी लोग को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा। उस सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए किसी लोग को हटाया नहीं जाएगा, एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, या पास्ट के एक्सपीरियंस को देख के किसी को कुछ किया नहीं जाएगा। ठीक है, सो नो वन शुड बी ट्रीटेड एज डेमन। किसी को भी डीमन नहीं समझा जाएगा, मतलब वो क्या कहते हैं, राक्षस की तरह नहीं समझाया जाएगा। दे एग्री डेट एवरीबॉडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। उन्होंने ये भी एग्री किया मिलजुल के कि हर एक लोग क्या बनेंगे, हर एक सिटीजन्स इस सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे। जो भी प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका में चल रही थी, उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का पार्ट हर एक लोग मिलजुल के बनेंगे। वॉट एवर दे माइट हैव डन ऑन रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट, तो पास्ट में इन्होंने जो भी गलती की होगी, अब प्रेजेंट में और फ्यूचर के लिए वो चीज़ अब नहीं होगी। और ये लोग मिलजुल के अब ये कंट्री को बिल्ड करेंगे। तो द प्रियम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। तो इस बुक की पेज नंबर 28 पे आप
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देख सकते हो। तो ये है साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, तो आप रीड कर लेना। फिर है कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी डेमोक्रेट्स थे, उन उन सभी डेमोक्रेट्स को किसने इंस्पायर किया? तो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर किया। और वो कैसे किया? क्योंकि 1994 से पहले जो साउथ अफ्रीका था वो एक अनडेमोक्रेटिक वन कंट्री था, ठीक है, एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री था। पर प्रेजेंट में अब क्या दिख रहा है कि ये एक मॉडल ऑफ द डेमोक्रेसी की तरह से ये प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ से सभी डेमोक्रेट्स ने सभी डेमोक्रेट्स को इस चीज़ ने इंस्पायर किया। व्हाट मेड दिस चेंज पॉसिबल? ये जो चेंजिंग हुआ ये किस चीज़ से पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर। सभी लोग ने डिटरमाइंड होके, सभी लोग मिलजुल के जब इकट्ठे काम किए, इकट्ठे सभी लोगों ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। तो इस चीज़ से ये मॉडल ऑफ द डेमोक्रेसी प्रेजेंट होके आई है। एंड टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंसेस इनटू द बाइंडिंग लॉ ऑफ रेनबो नेशन। और जितने भी बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हुए थे पास्ट में, उन सभी एक्सपीरियंस को बाइंड करके एक रेनबो नेशन फॉर्म करने का इन्होंने एक सपना बनाया। एक ऐसा रेनबो नेशन या एक ऐसा नेशन जिसमें जितने भी कलर या अलग अलग कलर के जो पीपल हैं, वो सभी क्या हो रहे हैं, वो सभी साथ में मिलजुल के रह रहे हैं, ठीक है। तो स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे बोलते हुए मंडेला जी बोल रहे हैं, नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पास्ट के भी बारे में बताता है और फ्यूचर के बारे में बताता है। On the one hand, it is solemn pact in which we as South Africans declare to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। तो जैसा कि ब्लैक पीपल ने जितने भी वाइट पीपल थे सब कोई को क्या किया, सब कोई को माफ़ कर दिया, फॉरगिव किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो भी रेसिस्ट, ब्रूटल और रिप्रेसिव एक्ट किया था, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर भी सभी लोगों ने माफ़ कर दिया। तो ये चीज़ मंडेला जी बोल रहे हैं कि ये चीज़ फ्यूचर में फिर से ये रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ ऑल्सो अ चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री। ये एक ऐसा चीज़ है जो हमारे कंट्री को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख देगा इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल। और इस कंट्री में सभी लोग आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे। एक ऐसा कंट्री बनेगा जो कि फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, जो सभी लोगों के लिए बिलोंग्स रहेगा, मतलब बिलोंग करेगा। और वो ब्लैक लोगों के लिए भी उतना ही रहेगा जितना वाइट लोगों के लिए रहेगा, वुमेन के लिए भी उतना ही रहेगा जितना मेन के लिए भी रहेगा। तो ये एक ऐसे कंट्री के बारे बता रहे हैं, ठीक है। मतलब वो कंट्री रेनबो नेशन बना रही है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक इमेज है, उस इमेज में स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका जो अभी प्रेजेंट में है, जो साउथ अफ्रीकन्स अपने आप को रेनबो नेशन बोलते हैं, वो इस पिक्चर में डिपिक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एक रेनबो नेशन यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि जितने भी वाइट पीपल है, ब्लैक पीपल है, हर एक काम में आप देख सकते हो, जितने भी छोटे से छोटे या बड़े काम है, सभी में वाइट एंड ब्लैक पीपल आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक रेनबो नेशन फॉर्म हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2.2, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको इसी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट चाहिए, या आपको क्लास 6 to 12 से रिलेटेड जितने भी एन बुक, उन सभी एन बुक में जितने भी ये सब सब्जेक्ट्स हो गए, पॉलिटी, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, या तो साइंस हो गई, तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड या इन सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इस वीडियो में किसी भी चीज़ में किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, ठीक है। और अगर किसी ऐसे इंसान तक ये वीडियो पहुंचाना है, आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा भी दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप रीचिंग द स्टार्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।